भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसके भी आधार कुछ प्रावधानों में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रावधान है अनुच्छेद 19 एक ए। अनुच्छेद 19 एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसमें व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जिसमें बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर या किसी भी अन्य माध्यम से अभिव्यक्ति की व्यक्त करने की स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। बाद में इसमें जैसे प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल कर लिया गया था, या राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो ये आर्टिकल यानी आर्टिकल 19 एक ए हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन 19 दो में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि कुछ उचित प्रतिबंधों के आधार पर लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और इनमें क्या आधार हैं? आधार हैं सबसे पहला तो सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर, यदि किसी की बोली हुई बात पर या किसी के अभिव्यक्ति के आधार पर या किसी के द्वारा किसी पेंटिंग बनाकर या फिल्म दिखाकर यदि सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, शिष्टाचार और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किसी की मान हानि के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अपराध को उकसाना या अपराध भड़काने के आधार पर लगाया जा सकता है, मित्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और हेट स्पीच से जुड़े जितने भी मामले हैं वो इसी की धारा के तहत प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। हेट स्पीच से जुड़े जो कानून हैं उन्हें इस कानून के तहत, इस प्रावधान के तहत, संविधान के अनुच्छेद 19 दो के तहत यहाँ पर उचित ठहराया जा सकता है। न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बल्कि अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता होगी, मतलब सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे। लेकिन हेट क्राइम ऐसे कानून हैं जो समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, लोगों को किसी एक आधार पर भेदभाव करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं और लोगों के टारगेट करके उनके साथ विधि के समक्ष समता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो इसे अनुच्छेद 14 के नजरिए से भी देखा जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जबकि हेट स्पीच जैसे जितने भी क्राइम होते हैं या हेट क्राइम होते हैं उनका आधार ही होता है कोई धर्म, कोई खास जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर ही हेट क्राइम किए जाते हैं। और यदि इस तरह के काम किए जाते हैं तो ये भेदभाव है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रहा है। अनुच्छेद 21 कहता है कि सभी व्यक्तियों को हमारे यहाँ मतलब भारत में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इतना ही नहीं, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार होगा। और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे आदमी के खिलाफ, किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, लोगों के खिलाफ हेट स्पीच या हेट क्राइम करता है तो उसके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, उसके व्यक्तिगत जीवन को, उसके शारीरिक स्वतंत्रता को, उसकी मानसिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। तो हेट स्पीच को अनुच्छेद 21 के तहत भी देखा जा सकता है। अनुच्छेद 21 में सिर्फ जीवन के अधिकार की रक्षा नहीं की गई है बल्कि निजता के अधिकार की रक्षा भी की गई है, बल्कि चुनने के अधिकार की रक्षा भी की गई है। तो अनुच्छेद 21 को हेट क्राइम से जोड़कर देखा जा सकता है। फिर यदि कोई जाति आधारित हेट क्राइम फैलाता है, मतलब कोई ST SCs को जाति आधारित अपशब्द कहता है, अपमान करता है, धमकी देता है, घृणा फैलाता है या हिंसा करता है, तो इस तरह के कृत्यों को ST SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत दंडित किया जाता है। ST SC एक्ट के बारे में आपने सुना भी होगा। और इसके बाद यदि कोई ऑनलाइन माध्यमों पर या इंटरनेट के माध्यम से घृणा फैलाने की बात करता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करते हुए कोई पोस्ट डालता है या अपमान करते हुए पोस्ट डालता है, तो इस तरह के मामलों को IT एक्ट 2000 के तहत देखा जाता है। वर्तमान में IT रूल 2021 हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराते हैं फेक न्यूज को रोकने के लिए और हिंसा को रोकने के लिए। IT एक्ट की धारा 66 ए भी है जिसको अब निरस्त कर दिया गया है, जो कहती थी कि अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री डालता है तो उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि इसे अब निरस्त कर दिया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हेट स्पीच या हेट क्राइम को रोकने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है और इनका दुरुपयोग किया जाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसके आधार पर किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस धारा को अब रद्द कर दिया है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में धारा 123(3) और धारा 125 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति चुनावी भाषण में धर्म, जाति, समुदाय आधारित
चुनावी अपील करता है, हिंसा फैलाता है या घृणा फैलाता है तो इसे भ्रष्ट आचरण माना जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में भी कहा गया है कि अस्पृश्यता, जाति आधारित अपमान और भेदभाव को यहाँ पर अपराध माना गया है और उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। कुछ फैसले भी आए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानून लाने की आवश्यकता है। यहाँ पर एडिटोरियल कह रहा है कि जो वर्तमान कानून है और वर्तमान कानूनों के जो प्रावधान है, वो प्रावधान किसी भी प्रकार के अपराध को दंडित करने के लिए काफ़ी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के लिए खास तौर पर कानून लाने की आवश्यकता बताई थी 2014 में प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। और दूसरी बात, मौजूदा कानूनों को कड़े और निष्पक्ष, यहाँ पर निष्पक्षता पर जोर से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कानून आते हैं तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। तो ज़रूरी ये है कि सरकारों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा और न्यायालयों के द्वारा किसी भी कानून को निष्पक्षता के साथ लागू किया जाना चाहिए। फिर श्रेया सिंघल मामले में ही धारा 66A यानी आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द किया था। भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी की जगह पर अब आया है, तो आईपीसी की जगह पर भारतीय न्याय संहिता में भी अब हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर कुछ प्रावधान किए हैं। जैसे धारा 196 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति हेट स्पीच के माध्यम से घृणा फैलाता है, वैमनस्य फैलाता है, बोलकर, लिखकर, चित्रों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धर्म, जाति आधार, नस्ल, जन्मस्थान, निवासी समुदाय के आधार पर इस तरह के कोई भी काम करता है, सार्वजनिक शांति भंग करता है, तो उसे 3 साल तक की सजा होगी। और यदि यही काम वह किसी धार्मिक या पूजा स्थल पर करता है तो 5 साल तक की उसे सजा होगी। धारा 197 कहती है कि सामूहिक रूप से यदि किसी समुदाय के खिलाफ इस तरह की बातें कही जाती है कि वह समुदाय संविधान या संप्रभुता या राष्ट्रीय अखंडता के प्रति वफादार नहीं है, मतलब उसकी देशभक्ति पर यदि सवाल उठाया जाता है, तो इस तरह के गलत आरोपों को दंडित किया जाएगा धारा 197 के तहत। इसके बाद धारा 299 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपने बोले गए शब्दों के माध्यम से, लिखे गए शब्दों के माध्यम से, संकेत, चित्र या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी धर्म की भावनाओं को आहत करता है तो अधिकतम 3 साल तक और जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। एक और धारा है धारा 353, ये कहती है कि यदि कोई शांति भंग करने का काम करता है, अशांति भड़काता है, गलत सूचना फैलाता है, भड़काऊ बयानबाजी करता है, सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाता है, 2 समुदायों में तनाव लगाता है, तो उसे भी 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। बीएनएस में मॉब लिंचिंग को लेकर भी प्रावधान है। यदि 5 या 5 से ज़्यादा लोग जाति, धर्म, नस्ल, भाषा या समुदाय के आधार पर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं या हत्या कर देते हैं तो इसे लिंचिंग, मॉब लिंचिंग कहा जाएगा और इसमें कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक के प्रावधान शामिल है। संक्षेप में कहें तो धारा 196 कहती है कि समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाना या घृणा फैलाना, ऐसे कोई भी स्पीच देता है तो उसे धारा 196 के तहत देखा जाएगा। 197 कहता है किसी व्यक्ति की या किसी समुदाय की देशभक्ति पर सवाल उठाना, झूठे आरोप लगाना अपराध है, दंडनीय है। धारा 299 धार्मिक भावनाएं आहत करने के आधार पर दंडित करती है। धारा 393 भड़काऊ बयानबाजी और झूठी जानकारी फैलाना और 2 समुदाय के बीच में तनाव लगाने के आधार पर कार्रवाई करती है। और हेट क्राइम के लिए कठोर दंड के प्रावधान है, जिसमें जैसे मॉब लिंचिंग को लेकर प्रावधान है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान है।